Hi, welcome back to Shri Guru. Today we'll discuss about a new chapter, class 9th का chapter 5 biology, the fundamental unit of life. तो पहले ये टॉपिक को समझो, टाइटल का मतलब समझो. द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का जैसे फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपने क्लास 8 में पढ़ा रखा है, वैसे लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल. क्योंकि सेल से ही मिलकर हम लोग बने होते हैं. ठीक है, इस चैप्टर का नोट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो देख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे रोबोट हुक ने, ये रोबोट हुक जो है ना, क्लास 7 से हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हर जगह इन्हीं का इनाम होता है. ठीक है, तो रोबोट हुक ने एक कॉर के स्लाइस को ऑब्जर्व किया था अंडर अ माइक्रोस्कोप. वो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, उसमें उन्होंने देखा था तो उन्हें हनीकम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया और उन्होंने उस स्ट्रक्चर को सेल नाम दे दिया. अब इधर सेल का मतलब क्या है? यहाँ पे सेल का मतलब है लिटिल रूम. ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लिटिल रूम. ठीक है, अब ये जो डिस्कवरी ऑफ सेल, जो रोबोट हुक ने सेल की डिस्कवरी, एक्चुअली वो डेड सेल था क्योंकि उन्होंने उसे कॉर्क के स्लाइस से ऑब्जर्व किया था. ठीक है, अब कॉर्क के स्लाइस का ये एक पार्ट ऑफ ए बार्क ऑफ ए ट्री, जो छाले होते हैं ना पेड़ के, वो डेड सेल, एक्चुअली वो डेड सेल होते हैं, चारों तरफ आके जमा हो जाते हैं. वो उसी से उन्होंने डिस्कवर किया था डेड सेल. ठीक है, ये जो सेल उन्होंने डिस्कवर किया था, ये बायोलॉजी में, साइंस की दुनिया में बहुत बड़ा चेंज लाया. तो जो कि हम ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेड कंसेप्ट है सेल. ठीक है, तो बायोलॉजी में ये बहुत ज़्यादा काम आता है सेल. तो व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ? लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने? ऑब्वियसली सेल से. ठीक है, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी गिवन है, आपने एक अनियन बल्ब लेना है, उसकी स्किन को पील करना है कनकेव साइड से बाय द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स. तो आपको अनियन ले लेनी है एक्टिविटी. ठीक है, अ स्मॉल पीस ऑफ अनियन लेना है, अनियन बल्ब, और ए पेयर विथ अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स उसके स्किन को पील करना है, यानी कि उसके कनकेव साइड को पील करना है. कनकेव मतलब अंदर की साइड को पील करना है, जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं. एपिडर्मिस बेसिकली एक थिन लेयर ऑफ स्किन होता है. ठीक है, थिन लेयर ऑफ स्किन. अब फोर्सेप्स, आपने मम्मियाँ को देखा होगा ऐसे अपर लिप्स, आईब्रोज वगैरह ऐसे फोर्सेप्स की मदद से वो सेव कर रही होंगी. ठीक है, तो फोर्सेप्स ले लो. आपके स्कूल में अगर एक्टिविटी करा रहेंगे तो देख लो, वरना यूट्यूब में देख लो, वरना ऐसे ही पढ़ो. ठीक है, यहाँ पे आप माइक्रोस्कोप घर में ला के नहीं कर सकते हैं, आपको यह पील कर लेना है. हो गया. देन इससे जो है ना, दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन ए वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर में डालना है. अब इसे वाटर में क्यों डालना है? क्योंकि अगर हम इसे नहीं डालेंगे तो वो जो एपिडर्मिस, वो थिन लेयर है ना, वो ड्राई हो जाएगा और सेल उसके डेड हो जाएंगे. ठीक है, अब ग्लास स्लाइड लेना है, कुछ वाटर की ड्रॉप्स डालनी है, देन उसमें सैफ्रिनिन सोल्यूशन डालना है. अब सैफ्रिनिन क्या है? ये एक सेल में यूज़ करने वाला डाई है. ठीक है, डाई मतलब वो वाला डाई नहीं, DYE. ठीक है, तो उससे जो है ना, सैफ्रिनिन सोल्यूशन सेल को कलरफुल कर देता है, जिससे हाईलाइट होकर उसके पार्ट्स जो है हाईलाइट होकर दिखाई देते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म हाईलाइट हो जाएगा तो आपको अच्छे से दिखेगा, आप उसे अच्छे से जान पाओगे. ठीक है, बेसिकली अगर हम ये डाई यूज़ ना करें ना, तो सारे के सारे ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होते हैं, या फिर सब कुछ एक ही कलर का होता है, जो कि आप कंफ्यूज हो जाए कि कौन सा साइटोप्लाज्म है, कौन सा न्यूक्लियस है, कौन सा सेल मेम्ब्रेन है, और उसके ऑर्गेनेल्स भी हैं जो कि हम आगे देखेंगे. ठीक है, अब सैफ्रिनिन सोल्यूशन के बाद ऊपर कवर स्लिप डालना है, देन आपको माइक्रोस्कोप में इसे ऑब्जर्व करना है. अभी कुछ पार्ट्स हैं माइक्रोस्कोप के. ठीक है, माइक्रोस्कोप में आप ऑब्जर्व करना है और आपको इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा. ठीक है, ये अनियन बल्ब का स्ट्रक्चर है. आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इस तरह से कुछ सेल्स दिखेंगे. ये कुछ माइक्रोस्कोप का पार्ट्स है, या आईपीस है, जहाँ पे आप यहाँ से देखते हो कोर्स एडजस्टमेंट है, फाइन एडजस्टमेंट. ये आर में यहाँ पे ग्लास स्लाइड जो है ना, स्लाइड रखकर यहीं से ही देखा जाता है. मिरर है, बेस है, मिरर में लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तभी आपको दिखेगा. ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही से लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट में ही दिखेगा, यानी कि कुछ लाइट वाली जगह, इसलिए इसको
दिन में यूज़ करा जाता है, दिन के टाइम यूज़ किया जाता है, सूरज जब अच्छे से उजाला हो, सूरज अच्छे से निकला हो, ठीक है, वरना ये ठीक से दिखेगा नहीं। ये जो सारा काम होता है ना मिरर का होता है, यही लाइट जो है रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हमको उसकी स्ट्रक्चर अच्छे से दिखती है, ठीक है। अब व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर, हमने अनियन बल्ब में तो स्ट्रक्चर देख लिया, अब ये स्ट्रक्चर क्या है। दिस स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर, ये जो स्ट्रक्चर है एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं, ठीक है। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट अनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ फैमिली, तो ठीक है, आपने एपिडर्मिस ले लिया, थिन स्लाइस लिया, आपने छोटा टुकड़ा लिया, दूसरी बार बड़ा टुकड़ा लेना, फिर दूसरे उससे बड़ा टुकड़ा लेना, बहुत छोटा टुकड़ा लेना, लेकिन आपको स्ट्रक्चर जो है वही दिखेंगे, सेल का साइज जो है वही दिखेगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया कि जो है ना से अनियन बल्ब की साइज यहाँ पे मैटर नहीं करती, कुछ मैटर करती है तो वो है सेल, जो कि सेम साइज के होते हैं, क्योंकि वो एक ही टाइप के सेल से मिलके वो अनियन बल्ब बना हुआ है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज हैं। 1665 में रोबोट हुक ने तो दिमाग चाट रखा है, ये क्लास 7 से पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। ये इन्होंने सेल डिस्कवर किया था, डेड सेल विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। अब लियोनहुक ने डिस्कवर किया था लिविंग सेल, और रोबोट हुक ने डेड सेल, लेकिन इन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर किया, पॉन्ड वाटर, लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर 1674 में। देन रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था 1838 में, उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। पुरकिंजी जो है 1839 में प्रोटोप्लाज्म, टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस। प्रोटोप्लाज्म क्या है और एक बार रिकॉल कर लो, क्लास 8 में आपने पढ़ा हुआ है। ये सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के अंदर जितना भी पार्ट है इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, लेकिन न्यूक्लियस विथ साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। उन्होंने इस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था, इन्होंने पुरकिंजी ने, ठीक है। अब इस सेल थ्योरी को ज़्यादा आगे लेके गए थे टू बायोलॉजिस्ट, सेल्डेन एंड स्वान, ठीक है। सेल्डेन 1838 में और स्वान 1839 में। अब सेल थ्योरी 4 सेल थ्योरी है, ठीक है, अब देखेंगे उसे। अब विर्चो ने जो था 1855 में, उन्होंने भी सेल थ्योरी में एक सजेस्ट किया था कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर एक सेल जो होता है, सभी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बन के आते हैं। एग्जाम्पल ले लो, अगर स्पर्म ना होता, ओवम ना होता, क्या आप बन पाते? तो वो उसी से ही तो आप बनकर आए हो। आप कहाँ से टपके भाई, कहाँ से टपके? वहीं से तो बन के आए हो, तभी तो वो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रियो हुआ, डेवलप हुआ, बेबी हुआ, सॉरी बेबी में कन्वर्ट और फिर आप आ गए, ठीक है। अगर नहीं होता, सोचो क्या आप आ पाते? नहीं। तो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही तो आता है। ये स्पर्म, ये ओवम जो है वो एक सेल ही तो है, उसके फ्यूजन से फिर जाइगोट हो, सेल डिवाइड हुआ, फिर आप आए, ठीक है। तो हर सेल जो होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। अब 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से हम सेल के कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ठीक से देख पाए। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो है सारे के सारे स्ट्रक्चर्स नहीं दिखेंगे, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर दिखेंगे, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, दिखेंगे। लेकिन उसके अंदर जो सेल जो होता है ना, एक कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है, जिससे आपको जितना जूम करोगे उतना सारा उसका राज से पर्दाफाश होगा, ठीक है। अब प्रीमियर सिंपल में देखोगे उतना नहीं दिखेगा, कंपाउंड में दिखोगे तो उससे थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो बहुत ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो इट इज़ नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कंटिन्यू विद ए होल ऑर्गेनिज्म। अपने क्लास 8 में पढ़ा है ये पहला क्लास 8 में अपना सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सिंगल सेल, एक सिंगल सेल सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल में मिलकर ही ऑर्गेनिज्म क्रिएट नहीं कर सकता, सिंगल सेल भी का ऑर्गेनिज्म हो सकता है, लाइक अमोइबा, प्लास्मोडियम, पैरामीकियम, ठीक है, ये सब है। अब यूनिसेल्युलर आपने पढ़ा है, सिंगल सेल, मल्टी सेल्युलर, मल्टी मीन्स में नहीं, सेल्युलर मीन्स
सेल, ठीक है। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज फ्रॉम अ सिंगल सेल, हाउ मैंने बताया, एग्जाम्पल दिया स्पर्म का, ओवम का, ठीक है। अच्छा ठीक है, और एक एग्जाम्पल देख लो कि हर एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है या नहीं। अमोइबा को ही ले लो, अगर अमोइबा नहीं होता तो वो क्या डिवाइड हो पाता? अगर सेल ही नहीं होता अमोइबा, क्या वो डिवाइड होकर फिर 2 न्यू डॉटर सेल क्रिएट कर पाता? क्या नहीं कर पाता। तो इससे भी एक कंक्लूजन निकल के आता है कि हर एक सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आया हुआ है, ठीक है। आप भी आए हो प्री एग्जिस्टिंग सेल से, वो क्या था? स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ साइज ऑफ सेल, स्मूथ मसल सेल, ये स्पिंडल सेफ होता है, ये ब्लड सेल, ये नर्व सेल, ये नर्व सेल कम, बैक्टीरिया ज़्यादा दिख रहा है, छोड़ो जो भी हो। ये ओवम है, स्पर्म है, बोन सेल, इसकी दिमाग की बत्ती उड़ गई ऐसे लग रहा है। और ये फैट सेल, सब लोग इससे हेट करते हैं, सब मोटे हो जाता है ना फैट सेल, सबको इसे हेट करता है यार, बेचारा, छोड़ो। तो शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। अगर नर्व सेल इस तरह का हुलिया नहीं होता ना उसका, तो वो अब न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम नहीं कर पाता, वो न्यूरॉन का काम नहीं कर पाता। अगर फैट सेल ऐसा नहीं होता तो छोड़ो भाई, नहीं होता तो वो ऐसे फैट स्टोरेज का काम, अच्छा फैट तो फैट ही स्टोरेज करेगा ना, अगर फैट सेल ऐसा नहीं होता तो उसका वो काम नहीं कर पाता, वो एनर्जी उतना स्टोर नहीं कर पाता। अगर ओवम ऐसा नहीं होता तो अगर सोचो अगर ओवम स्पर्म के जैसा होता, स्पर्म ओवम के जैसा होता, कौन किससे फर्टिलाइज करेगा भाई? वो तो ओवम तो इतना बड़ा होगा, स्पर्म तो इतना छोटा होगा, फर्टिलाइज कैसे होगा? तो हर किसी का साइज और शेप उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म बेसिक फंक्शंस, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, आप पढ़ लेना, क्लास 8 में, दिमाग खराब होगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, ठीक है, आप पढ़ लो, ठीक है, ठीक है, बता देती हूँ यार, ठीक है। हर एक सेल जो है ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ठीक है। तो हर एक सेल अलग अलग का वर्क फंक्शन करते हैं, अलग अलग फंक्शन उनके होते हैं। जैसे कि हार्ट ब्लड पंप करता है, किडनी आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, यूरिन क्रिएट करता है, ठीक है। तो हर एक सेल का लेबर अलग अलग, लेबर मतलब काम, हर एक सेल का काम अलग अलग होता है। अब हार्ट तो आपका ब्लड प्यूरिफाई नहीं करेगा, वो ब्लड पंप करेगा, पहुंचाएगा आपके बॉडी पार्ट्स को, लेकिन वो ब्लड प्यूरिफाई थोड़ी करेगा। आप सोचो अब हार्ट्स यूरिन क्रिएट करने लग गए, छोड़ो, थोड़ा मजाक था यार। व्हाट इज सेल? व्हाट इज a cell made of what is the structural organization of cell? तो सेल जो है 3 फीचर्स होते हैं सेल के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। इनसाइड द सेल एंड इंटरैक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या? सेल मेम्ब्रेन, ये सेल है, और ये जो है ना, ये पार्ट, ये पार्ट जो है ना, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। आप इसका काम क्या है, ये क्या है उसका, इसकी दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये एक आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल है जो कि सेपरेट करता है सेल को विथ देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आप जान सकते हो कि अच्छा यहाँ पे देखो, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, यहाँ बहुत सारे सेल होता, यहाँ पे सपोज 3 सेल्स हैं, आप कैसे पता चला कि ये 3 सेल? अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता तो ये क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपने आप को सेपरेट कर पाता। तो ये सबसे बड़ा फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows or permits the entry and exist of some materials in and out of the cell. It is also prevents movement of some other materials. The cell membrane therefore is a selectively permeable membrane. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये अलाउस, अपने अंदर आने की परमिशन देता है कुछ मटेरियल को अंदर आने की, बाहर जाने की, ठीक है। तो ये लेकिन सब मटेरियल को परमिशन नहीं देता। अगर सोचो दे देता तो क्या बैक्टीरिया नहीं एंटर करते सेल के अंदर? क्या वो इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करते? इसके वजह से सेल डेड हो जाते हैं। सेल तो डेड होते रहते हैं, लेकिन उनकी डेड होने की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। अगर सेल डेड ज़्यादा हो गए और फॉर्मेशन कम हो गया तो क्या होगा भाई? कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे बॉडी में, ठीक है। तो ये हर किसी को अलाउ नहीं करता, कुछ ही चीज़ों को अलाउ करता है। उसे अगर लगता है
कि हाँ तू मेरा दोस्त है तो जा, अगर तू मेरा दुश्मन है तो उसे लात मार के भगा देते हैं, नहीं नहीं तू तो बिल्कुल नहीं जा सकता, भाग जा जहाँ से आया था मुंह उठा के, ठीक है। तो इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि ये सिलेक्ट कुछ ही चीज़ को, सिलेक्टेड चीज़ों को ही अपने अंदर आने की परमिशन देता है। सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। तो आपने केमिस्ट्री चैप्टर 1 में पढ़ा था कि व्हाट इज डिफ्यूजन, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो उस देखो यहाँ पे बायोलॉजी में जो है नया टर्म डिफ्यूजन का मतलब कुछ थोड़ा से मॉडिफाई हुआ है। तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन क्या है ना, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस, ये वाला रहा ना, ये डिफ्यूजन का नया डेफिनेशन है। अच्छा यहाँ से देखते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर आपने पढ़ा, जैसे केमिस्ट्री चैप्टर 1 में देखा था, ठीक है। वी सॉ दैट देयर इज अ पोटेंशियस मूवमेंट। यहाँ पे डिफ्यूजन जो है द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए हायर रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू ए रीजन वेयर इट्स कंसेंट्रेशन इज लो। मतलब डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस जहाँ पे पार्टिकल्स जो है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, मतलब हाई टू लो मूव करते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपेंस इन सेल व्हेन फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंस लाइक CO2 is in high concentration inside the cell. In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that inside the cell. As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside a cell, CO2 moves out of the cell from a higher concentration to a region of lower concentration by the process of diffusion. तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब, देखो ये सेल है, अब आपने ऑक्सीजन इनहेल किया, ऑक्सीजन जो हुआ ब्रेक डाउन हुआ, देन एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, आपने एनर्जी यूज़ किया, देन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। आपने क्लास 7th में शायद हाँ पढ़ा होगा, अगर रेस्पिरेशन में, ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन में एनर्जी यूज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होकर एनर्जी में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, अंदर जो है कंसेंट्रेशन ऑफ कंसेंट्रेशन मतलब द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन एनीथिंग, ठीक है, गैस में, गैस है ना, तो यहाँ पे जो है, अच्छा सॉल्यूट जो है वो आप ऑस्मोसिस में देखोगे नेक्स्ट में, ठीक है। यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इधर बहुत ही ज़्यादा है, अमाउंट बढ़ गई कार्बन डाइऑक्साइड की, और बाहर अमाउंट कम है, तो हाई टू लो मूव करेगा। डिफ्यूजन क्या कहता है हमें कि पार्टिकल्स मूव हायर कंसेंट्रेशन तो लोअर कंसेंट्रेशन। अब ये इधर कंसेंट्रेशन ज़्यादा है सेल के अंदर और बाहर कम है, तो ये अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगे, इससे आपका CO2 जो है बाहर चला जाएगा, ठीक है। सिमिलर प्रोसेस जब सेल में ऑक्सीजन की कमी होगी, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी और बाहर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो फिर से बाहर हायर कंसेंट्रेशन है, सेल के अंदर लोअर कंसेंट्रेशन है, तो पार्टिकल्स जो हैं बाहर से अंदर की तरफ मूव करने लगेंगे, मूव करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे फिर से आ गया, मतलब ठीक क्वांटिटी में ऑक्सीजन की कमी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो इस ऐसे डिफ्यूज़न जो है काम करता है। तो डिफ्यूज़न सिर्फ गैसेस में नहीं होता, डिफ्यूज़न वाटर में भी होता है। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूज़न। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो देखो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस जो है ये थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी से अगर देखो ये अगर अलाउ नहीं करता ऑक्सीजन को अंदर बाहर होने में, क्या डिफ्यूज़न हो पाता, नहीं हो पाता। तो ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की वजह से ही पॉसिबल है। तो वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूज़न, जिसे हम, अच्छा ठीक है, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस दोनों सेम ही है, लेकिन डिफ्यूज़न में सिर्फ गैसेस एक्सचेंज होते थे
ऑस्मोसिस में वाटर एक्सचेंज होगा। Osmosis. The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन, जो कि वाटर, ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर के लिए होता है, ठीक है। वाटर में अगर जितना अमाउंट डिजॉल्व होगा उसी हिसाब से ये डिफ्यूजन ऑस्मोसिस होगा, मतलब उसी से ही वो जो है ना पार्टिकल वाटर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ मूव करेगा, अंदर से बाहर आएगा, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो osmosis is the net diffusion of water across a selectively permeable membrane towards a higher solute concentration, ठीक है। तो डिफ्यूजन समझ लिया, डिफ्यूजन भी सेम है, मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल फ्रॉम ए हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस सेम है, बस डिफ्यूजन गैसेस में होता है, ऑस्मोसिस वाटर में होता है। तो इन ऑस्मोसिस से अंडर ऑस्मोसिस यहाँ पे 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, ठीक है। तो हाइपोटोनिक क्या है? इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर कंसेंट्रेशन दैन द सेल, मीनिंग दैट द outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution. देखो यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल है, ठीक है। अब यहाँ वाटर के एक्शन का आ रही है, ठीक है। वाटर यहाँ पे जो सेल के अंदर जो है वाटर कंसंट्रेशन अब लो है, बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन की बात करें, सिर्फ कंसंट्रेशन आपका अलग हो जाएगा। यहाँ पे हायर वाटर कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पे वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए हायर वाटर कंसंट्रेशन और सिर्फ कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। सिर्फ कंसंट्रेशन को हम बोलेंगे वो डाइल्यूट नहीं है, लेकिन हायर वाटर कंसंट्रेशन को हम डाइल्यूट सोल्यूशन बोलेंगे। तो यहाँ पे जो है सेल के बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल में कम है। तो यहाँ पे देखो ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न में मूवमेंट जो होता है दोनों तरफ होती है, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ भी जाएगा लेकिन अंदर से बाहर की तरफ आएगा। अब आप सोच रहे हो कि अगर ऐसा होता है तो सेल फूलता क्यों है, कि सिकुड़ जाता क्यों, ऐसे होता है? तो कैसे, अगर ऐसे होता है कि बाहर भी जाएगा अंदर भी आएगा, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की कमी पूरी कैसी होती है? तो देखो अगर बाहर आपका ज़्यादा हायर वाटर कंसंट्रेशन है, ये आपका डाइल्यूट सोल्यूशन है, अंदर जो है वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे जितना वाटर आपका सेल से जाएगा उससे ज़्यादा वाटर आपकी सेल के अंदर आएगा। इसी वजह से सेल जो है स्वेल अप हो जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा वाटर था, यहाँ पे कम था, तो हमें तो लॉ बोलती है कि ऑस्मोसिस डिफ्यूजन जो है हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हायर था, हायर वाटर कंसेंट्रेशन, अब यहाँ पे लोअर वाटर कंसेंट्रेशन, तो वो यहाँ से बाहर से अंदर की तरफ आएगा। अब ये देखो, ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसकी वजह से सेल जो है वाटर गेन करता है, उसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसे याद रखेंगे। देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल फूल जाता है। हिप्पो भाई आप देखे होंगे, हिप्पो भाई, ठीक है, गोलू मोलू सा होता है, वाटर में रहता है। हाइपो मतलब फूलना, वो भी तो होता है, इतना मोटू होता है ना वो भी। तो हाइपो मतलब फूलना, हिप्पो का डुप्लीकेट हाइपो, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अपना सेल जो है स्वेल अप हो जाएगा। देन वैसे ही यहाँ पे हाइपोटोनिक, इफ द मीडियम हैज़ अ लोअर वाटर कंसेंट दैन द वाटर। देखो अगर सेल के सराउंडिंग में यहाँ पे वाटर कंसेंट्रेशन लो होगा, यानी कि ये बहुत ज़्यादा कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा, यहाँ पे वाटर कंसेंट्रेशन ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ पे अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो होगा वो ज़्यादा होगा। जहाँ जैसे कि चीनी चाशनी देखा है, ऐसे रसगुल्ले वगैरह में होती है ना, अब ऐसे चाशनी, उसमें जो है चीनी की अमाउंट ज़्यादा होती है ना, चीनी वो कंसेंट्रेटेड फॉर्म में होता है। अब नॉर्मल नींबू पानी पियो और उस चाशनी को देखो, होता है ना डिफरेंस, होता है ना। तो यहाँ पे जो है अगर वाटर कंसेंट्रेशन लो है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ से तो हमें तो लॉ बोलती है कि हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। सेल के अंदर हायर है, बाहर लो है, तो वाटर जो है अंदर से बाहर की तरफ मूव
कट जाएगी और सेल जो है वाटर को लूज करने की वजह से सिकुड़ जाएगा, पतलू सा हो जाएगा। तो हाइपो फूलना, हाइपर सिकुड़ना। तो हाइपो याद रख लो, हाइपर तो अपने आप हो जाएगा। इस सोल्यूशन को बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ये रहा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब आइसोटोनिक एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सेल ना सिकुड़ेगा ना ही गोलमोलू होकर स्वेलअप हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये सेल के अंदर इस टाइम जितना वाटर कंसंट्रेशन था उतना ही बाहर था, मतलब ये सेम थे। इसमें से भी अंदर से बाहर सेल का पानी गया और बाहर से अंदर आया, लेकिन वो एग्जैक्ट मतलब जितना पानी सेल से गया उतना ही पानी सेल के अंदर आ गया, इसलिए सेल चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब ये एक्टिविटी भी है, ये रहा एक्टिविटी। यहाँ पे कहा गया है कि आपको अंडा लेना है। अंडे जो उसकी कवर होती है ना, एग सेल, वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है। उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपको डालकर रखना है 1-2 दिन तक। विनेगर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि विनेगर में रखना है। और जब आप रखोगे तो उसकी जो है वो जो कैल्शियम कार्बोनेट फाइड वाली सेल जो होगी वो डिज़ोल्व हो जाएगी उस एसिड में। एंड ऊपर से आपका थोड़ा सा पतलू सा एपिडर्मिस रहेगा एग का। ठीक है, वो रहेगा, उसको आपने चेक करना है। उसमें आपने कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन यानी कि शुगर सॉल्यूशन में कंसनट्रेटेड फॉर्म में डालना है, देन नॉर्मल वाटर में डालना है। अब देखोगे नॉर्मल वाटर वाला जो है एग जो है स्वेलअप हो जाएगा, और जो हायर कंसनट्रेशन वाला जो पानी है, हायर कंसनट्रेशन यानी कि अच्छा हायर वाटर कंसनट्रेशन वाटर में था, सिर्फ वाटर में था। और अब जो चीनी पानी है उसमें सेल जो सिकुड़ जाए, क्यों? क्योंकि जिस में आपने डाला हुआ था चीनी पानी में वाटर कंसनट्रेशन कम था, एग में ज़्यादा था तो वाटर लीव हो गया। और नॉर्मल पानी में जो था वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा था, सेल में कम था, तो बाहर से अंदर की तरफ मूव कर गया। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का। ऐसे ही आप किशमिश में भी कर सकते हो। किशमिश को चीनी पानी में डालना, किशमिश को नॉर्मल पानी में डालना, वो स्वेलअप हो जाएगा, और उसी किशमिश को फिर चीनी पानी में डालना, वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इसी प्रोसेस से प्लांट सेल जो है वाटर गेन कर पाते हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। देखो क्यों? क्योंकि अगर प्लांट में पानी की कमी होगी तो प्लांट के अंदर वाटर कंसंट्रेशन लो है, सराउंडिंग में ज़्यादा है, इसलिए जो रूट जो है ऑस्मोसिस के थ्रू हाई टू लो मूव करेगा वाटर। हायर कंसंट्रेशन मिट्टी में है, पानी ज़्यादा है, पेड़ में जो है लो है, तो मिट्टी से पेड़ तक पानी चला जाएगा थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस थ्रू रूट्स के हेल्प से। डिफ्यूजन इज द इम्पोर्टेंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ ए सेल। इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो obtain न्यूट्रिशन फ्रॉम एनवायरमेंट। ठीक है, अब ठीक है, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं तो उसमें उसी में से डिफ्यूजन आया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है और ये बना है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, यानी कि वो लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। लिपिड्स और प्रोटीन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। प्रोटीन्स आपको पता है, लिपिड्स मतलब फैटी सब्सटेंस। ठीक है, अब वो लिपिड्स भी फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहते हैं, लेकिन इतना जानने की जरूरत नहीं है। बस याद रखो कि लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस स्ट्रक्चर को हम ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, यानी कि हम वो मेम्ब्रेन तो देख पाएंगे, लेकिन उसके अंदर जो ये लिपिड्स और प्रोटीन्स, उसका हम ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्योंकि उसमें मैग्निफिकेशन की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो enables the cell to engulf food and other material from its external environment. Such process is known as endocytosis. तो इसी फ्लेक्सिबिलिटी और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के वजह से सेल जो है फूड को अपने अंदर एंटर कर पाता है। फूड और अदर मटेरियल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपने अंदर एंटर कर पाता है। तो इसी प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। इसी प्रोसेस से अमोएबा जो है अपना
एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस, अमीबा इसी वजह से वो अपना फूड को ले पाते हैं। यहाँ पे ये अमीबा है। अच्छी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, खैर छोड़ो जो भी। ये अमीबा है, ये अमीबा ठीक है। एंड ये इसका फूड पार्टिकल है। तो इसी प्रोसेस से अब ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से फूड पार्टिकल अंदर आ पाएगा, ये वैक्यूल में कन्वर्ट होगा, फिर ये डाइजेस्ट होकर फिर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से फूड पार्टिकल या फिर अदर मटेरियल जो है सेल के अंदर एंटर कर पाते हैं। अब ये एंडोसाइटोसिस का भी 2 टाइप्स होता है, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस सेल ईटिंग, पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। और वो क्यों सेल ड्रिंकिंग है, क्योंकि पिनोसाइटोसिस में वाटर मूवमेंट कर रहा होता है, वाटर ऐसे मतलब लिक्विड टाइप सब्सटेंस होता है, वाटर नहीं होता है, ठीक है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी के लिए बस इतना ही जानो। देन सेल वॉल, अब ध्यान रखो सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते। ह्यूमन्स में तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, वो भी एनिमल के अंदर आते हैं कि नहीं, ठीक है। सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट्स में होते हैं। इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो प्लांट सेल में ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एडिशन में यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद और एक आउटर कवरिंग जो है उसे कहते हैं सेल वॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद ही रहता है सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से मिलकर बना है। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजिड रहता है, वो कवर रिजिड रहता है, इसलिए वो उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को। व्हेन अ लिविंग प्लांट लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, दिस फिनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। यहाँ पे ऑस्मोसिस के थ्रू अगर एक सेल वाटर लीव करेगा, वाटर लीव कर दिया उसने सेल ने वाटर लूज कर दिया ऑस्मोसिस की वजह से, तो देयर इज श्रिंकेज। अब जो सेल इतना ऐसा था तो श्रिंक हो जाएगा ना, सिकुड़ जाएगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो तो एक रिजिड कवर है, वो नहीं सिकुड़ेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वैसे का वैसा ही रहेगा। अब ये सिकुड़ गया, ठीक है, ये सिकुड़ गया, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अपने जगह में टिका रहेगा। तो इसमें जो है ना यहाँ पे कुछ गैप क्रिएट होते हैं, इसी गैप को बोलते हैं इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। कंटेंट्स ऑफ द सेल यानी कि कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, वो थोड़ी सी उसमें डिस्टेंस बढ़ जाती है, थोड़ा सा वो दूर आ जाता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, ओके। अब ये सेल वॉल का जो है और एक बड़ा बहुत ही अच्छा फंक्शन है, देखो। अच्छा यहाँ पे एक एक्टिविटी है, तो आपको एक लीफ लेना है, उसमें अपने उसकी भी एक स्लाइड प्रिपेयर करनी है, उसमें कंसेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन या फिर सॉल्ट सोल्यूशन आपकी मर्जी उसमें डालना है। तो उसे आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसके सेल जो है सिकुड़ रहे होंगे, आप प्लाज्मोलिसिस को आराम से ऑब्जर्व कर पाओगे। लेकिन कुछ लीव्स को आपने बॉयल करनी है, फिर ऐसे स्लाइड प्रिपेयर करके देखनी है, तो आप देखोगे कि उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे, उसमें ऑस्मोसिस नहीं हो रहे। तो इसका मतलब क्या निकल कर आया कि ऑस्मोसिस जो है या फिर डिफ्यूज़न वो सिर्फ लिविंग सेल में काम करता है, क्योंकि अगर सेल डेड है तो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डेड होगा। अगर वही डेड है तो वो कैसे अलाउ करेगा अपने अंदर, कैसे अलाउ करेगा, सोचो ना एक बार, ठीक है। सेल वॉल जो है देखो अच्छा सेल वॉल जो है प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया में होता है। यहाँ पे आपने देखो अगर सेल ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर गेन करता है यानी कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल अगर फूल जाएगा तो इतना मोटू गोलू मोलू हो जाएगा ना, तो सेल के फटने के चांसेस रहते हैं, उसके रप्चर होने के चांसेस रहते हैं। तो ये रप्चर होने से बचा सकता है सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल जो है ये एक रिजिड कवर है। तो ये अगर प्रेशर बाहर की तरफ डालेगा तो ये भी कुछ कम नहीं है, सेल वॉल भी कुछ कम नहीं, वो कहेगा अच्छा बेटा मेरे अंदर प्रेशर डाले है ना, मैं भी तेरे को ऐसे ही दूंगा ले, ईंटे का जवाब पत्थर से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, रप्चर होने के चांसेस है, तो सेल वॉल भी वही एग्जैक्ट प्रेशर
यहाँ तरफ अगर ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो जो सेल वॉल जो है अंदर की तरफ उतना ही प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसके वजह से जो है सेल की रप्चर होने के चांसेस कम जाते हैं। इसीलिए प्लांट सेल जो हैं ज़्यादा पानी गेन कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, क्योंकि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं रहते, रप्चर होने के चांसेस रहते हैं और उसे कोई स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला नहीं होता ना, रिजिड कवरिंग नहीं होता लाइक सेल वॉल इन प्लांट्स। ठीक है, अब न्यूक्लियस की तरफ बढ़ते हैं। न्यूक्लियस सेल का ब्रेन है ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन, अच्छा ठीक है, आप न्यूक्लियस को भी ऐसे स्लाइड प्रिपेयर करना है और उसी से आपको न्यूक्लियस देखना है, यानी कि आपने फिर से ऐसे लीफ को लेकर स्लाइड प्रिपेयर करनी है, उसमें आपने वैसे ही सेल डाई यूज़ करनी है, सैफ्रनिन सॉल्यूशन वगैरह यूज़ करनी है, आयोडीन सॉल्यूशन भी यूज़ होता है, हम देखेंगे, यूज़ करनी है। देन आपने उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है तो आपको कलरफुल पार्ट्स दिखेंगे साइड। तो यहाँ देखो ये पार्ट जो है, अब आपके एक डाउट होगा मन में कि अगर हमने सेल को कलरफुल करने के लिए ये डाई यूज़ किया, सपोज ये डाई पिंक कलर का है, तो क्या सारा का सारा कंटेंट्स ऑफ द सेल अगर पिंक हो गया तो हम कैसे जानेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो है ना, केमिकल कॉम्पोजिशन की वजह से उसका कलर भी अलग आता है। सपोज हमने आयोडीन सोल्यूशन यूज़ किया, आयोडीन यूज़ होता है प्रोटीन है या नहीं जानने के लिए। अब सेल में प्रोटीन है या नहीं जानने के लिए, यहाँ पे सपोज ये सेल वाल जो है डार्क ब्लू हो गया, मतलब यहाँ पे सेल जो है ना प्रोटीन ज़्यादा है। यहाँ पे जो है न्यूक्लियस मतलब मीडियम सा ब्लू हुआ है, यहाँ पे प्रोटीन मीडियम है, साइटोप्लाज्म में कम स्टेन हुआ तो यहाँ पे प्रोटीन कम है। तो ऐसे कलर तो एक ही होता है लेकिन डार्क और लाइट डिफर करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डाइस के नाम है, सैफरनिन सॉल्यूशन, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हो या फिर आयोडीन सॉल्यूशन भी यूज़ किया जा सकता है, आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, या एक्टिविटीज़ मैंने जो आपको अभी बताया ना, ये सारा एक्टिविटीज़ का ही है, ये सारा एक्टिविटीज़ आप एक बार पढ़ लेना। मैंने आपको बताया कि कैसे स्टेन मतलब स्लाइड प्रिपेयर करके देखना है, ऐसे अलग अलग कलर्स हो जाएंगे, वही है। ठीक है, द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है सेल, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का भी मेम्ब्रेन रहता है, वो फिर डबल मेम्ब्रेन रहता है। न्यूक्लियस जो है उसकी न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, इसे न्यूक्लियर एनवलप भी कहते हैं। यहाँ पे नहीं दिया गया एनसीईआरटी बट इसे कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। तो एज लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पोरस होता है और वो भी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम व्हिच आर विजिबल एज रोड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। अच्छा ठीक है, आपको ऐसे प्रोसेस वाइज समझाती हूँ। ये न्यूक्लियस है, ये सेल, अच्छा ठीक है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे कंटेंट्स रहते हैं। ठीक है, उसमें से देखो न्यूक्लियस के अंदर हमारा न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर हमारा डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सेल है, यानी कि मतलब सेल जो है डिवाइड अभी नहीं कर रहा है, ये वैसे ही है, डिवाइड नहीं कर रहा। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोजोम्स, क्रोमैटिन मेटेरियल। तो क्रोमोजोम्स जो होंगे, सॉरी, ठीक है, तो ये क्रोमोजोम्स जो होंगे वो ऐसे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होंगे, ऐसे कुछ धागा, उलझे हुए धागे के जैसे स्ट्रक्चर में होंगे। अगर सेल डिवाइड कर रहा है, लेकिन जब सेल डिवाइड करेगा तो वो जो क्रोमैटिन मटेरियल जो है क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर ले लेंगे। क्रोमोजोम कुछ ऐसे रोड शेप स्ट्रक्चर होता है। अब ये रोड शेप स्ट्रक्चर ये है, देखो लास्ट में आपके बुक में गिवन है, ये स्ट्रक्चर है क्रोमोजोम का। कहाँ गया यार,
ये क्रोमोजोम का ये रोड शेप स्ट्रक्चर यही है, ठीक है। इस टाइप से आपका हो जाएगा। देन ये क्रोमोजोम जो है ये डीएनए कैरी करता है, ठीक है, अपने अंदर डीएनए कैरी करता है। ये देखो, क्रोमोजोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। ये जो है कैरेक्टरिस्टिक कैरी करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन ये कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए ही कैरी करता है, इन द क्रोमोजोम ही कैरी करता है, लेकिन क्रोमोजोम के अंदर जो कि डीएनए है तो डीएनए कैरी करता है ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। जो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोजोम आर कंपोस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्रोमोजोम जो है डीएनए एंड प्रोटीन से ही मिलकर बने हुए हैं। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। ये ध्यान रखना। तो देखो ये कुछ ऐसे क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम को अगर आप ऐसे खोलोगे यानी कि एक्सपैंड करोगे अंडर माइक्रोस्कोप तो आपको डीएनए दिखेंगे। डीएनए कुछ इस टाइप के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं और ये जो है ना ऐसे डंडा टाइप का, डंडा नहीं है, ये पेयरिंग करे हुए हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अपने आप में पेयरिंग करते हैं, ये आप हायर क्लास में पढ़ना, ठीक है। लेकिन डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं ये ऑर्गेनाइजिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग सेल क्या करते हैं। सपोज देखो फिर से वो चलो जाइगोट की तरफ, फर्टिलाइजेशन की तरफ, ठीक है। अगर देखो अब एक स्पर्म ओवम फ्यूज हो गए, फर्टिलाइज हो गया, जाइगोट भी हो गया, एम्ब्रियो भी हो गया, वो डिवाइड भी कर रहा है। अगर डीएनए जो है ये इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करता कंस्ट्रक्टिंग ऑफ सेल्स तो क्या आपके 4-6 हाथ नहीं बन जाते, 10-12 आंखें नहीं बन जाती। देखो ये डीएनए जो है अगर 2 हाथ बन गए तो बोलता है ठीक है रुक जा, बस उतना ही करना, ज़्यादा हाथ पैर नहीं बनाने। सेल तो डिवाइड कर रहता है, सेल तो रैपिड डिवाइड करता रहता है, ठीक है। अगर वो नहीं होता, अगर वो ऐसा नहीं होता, नहीं मतलब कैरी नहीं करता तो आप इंसान नहीं बन के निकलता, आप एकदम भूतिया बच्चे कुछ भी समझ लो, अब इंसान नहीं रहते तब तो। अब वो इंसान डीएनए की इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से, ठीक है। छोड़ो यार मजाक, चलता है बीच में मजाक, ठीक है। अब ये क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमोजोम, डीएनए समझा दिया, ठीक है। The nucleus plays a central role in cellular reproduction, the process by which a single cell divide and form 2 new cells. Cellular reproduction में न्यूक्लियस गुरु है यार, गुरु है, क्योंकि उसी ने ही क्रोमैटिन मटेरियल को कैरी कर रहा है, जहाँ पे क्रोमोजोम, देन डीएनए, देन जीन्स। डीएनए है तो आप हैं, डीएनए है तो इंसान है भाई, मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। वरना कैसे 4-6 नाक, 10-12 आँखें और 3-4 हाथ पैर लेके निकलते छोड़ो जो भी हो। In some organism like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane. तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल में जो है न्यूक्लियर रीजन जो है वेल डिफाइंड नहीं होता, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दिया गया है। प्रोकैरियोटिक सेल उसे कहते हैं जिनका न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता, आपको पता नहीं चलता कि कहाँ इसका न्यूक्लियस है, क्योंकि वहाँ पे उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंस होता है, वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक तो नॉर्मल सेल है, उसमें रहता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वगैरह वगैरह, ठीक है, नहीं होता। और देखो यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक में जो है न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सच अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो है उन नहीं होता ना, डिफाइंड नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, आप नहीं जान पाते कौन सा न्यूक्लियस है। लेकिन वो रीजन जो है वो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड कंटेन करता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलाइड। तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, क्या होता है, न्यूक्लियोलाइड होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में सिर्फ वो न्यूक्लिक एसिड ही कंटेन करते हैं और पता नहीं चलता कौन सा रीजन उनका न्यूक्लियस है, ठीक है। Such organism whose cell lack nuclear membrane are called prokaryotic, बताया ना मैंने अभी बताया। Organism with cell having a nuclear membrane are called eukaryotic, से भी बताया। Prokaryotic cell also lack most of other cytoplasmic organelles, तो organelles हम पढ़ेंगे, organelles हैं तो सेल के फंक्शंस हैं और organelles साइटोप्लाज्म में होते हैं मोस्ट ऑफ द organelles, ठीक है। तो यहाँ पे वेल्ड माउंट
वेल बाउंड और सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते प्रोकैरियोटिक में। देखो ऑर्गेनेल्स की भी बाउंड्री होती है, उसकी भी मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ना ही ऑर्गन मतलब वेल बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है, ना ही उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अच्छा, और एक चीज भी नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में, क्या नहीं है? द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, जो फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया कुछ ऐसे हैं। उस सेल में जो है क्लोरोफिल जो है वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, जो वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है उसी में स्टोर होता है, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होता है। लेकिन यूकैरियोटिक नॉर्मल सेल में क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट में रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है, क्रोमोप्लास्ट में क्रोमोप्लास्ट होता है, प्लास्टिड्स में, प्लास्टिड भी एक सेल ऑर्गेनेल से। आगे देखेंगे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो 45 मिनट्स हो चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आएगा, आपको ध्यान से देखना है वीडियोस। देखो पहले की तरह ना, देखो आपकी छोटी क्लास नहीं रही 7 8 9 सॉरी 6 7 8 आपका क्लास नहीं रहा कि 45 मिनट में एक पूरा चैप्टर कवर हो सके। अगर आपको ठीक से समझना है, अच्छे से समझना है, तो आपको उतना पेशेंस रखना पड़ेगा कि आप 1.5-2 घंटे की लेक्चर देख पाओ। ठीक है, तो 45 मिनट्स का है। नेक्स्ट वीडियो में हम साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स एंड यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्म रेटिक, ये सेल ऑर्गेनेल्स के ही अंडर आते हैं, ये गल्गी ऑपरेटर्स। और लास्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल डिवीज़न देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लास्ट तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एक लाइक भी कर देना यार। मेहनत लगती है वीडियो में, ऐसे 1 घंटे तक ऐसे बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है बिना रुके। ठीक है, बाय।